हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम राखी है और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 18 ऑफ द चैप्टर परमाणु की संरचना स्ट्रक्चर ऑफ एटम। पार्ट नंबर 17 में हमने कंप्लीट किया है बोर एटॉमिक मॉडल। बोर मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद इसके ऊपर जो बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं जो आपकी एनसीईआरटी बुक में जो दे रखे हैं, कुछ उन क्वेश्चंस को आज हम इस पार्ट में करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, what is the maximum number of emission lines when the excited electron of hydrogen atom in n is equals to 6 orbit drop to ground state n is equals to 1। यानी ये देखिए आप n is equals to 6 में, यानी ऑर्बिट का नंबर दे रखा है कोई भी हाइड्रोजन एटम की बात की जा रही है। हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन कौन सी पोजीशन पे है? n is equals to 6, यानी ऑर्बिट नंबर 6 से वो ड्रॉप हो रहा है कहाँ पे? n is equals to 1 ग्राउंड स्टेट में। यहाँ दे रखा है ग्राउंड स्टेट n is equals to 1। हमें पता है कि ग्राउंड स्टेट क्या है, n is equals to 1 ग्राउंड स्टेट है। n is equals to 6 से जंप कर रहा है n is equals to 1। जब कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आता है तो वो अपनी एनर्जी का एमिशन करता है और एमिशन स्पेक्ट्रम बनता है, और जब n is equals to 1 होगा तो वो लाइमन सीरीज में आएगा। यह सब हम पढ़ चुके हैं। देखिए बच्चों, सबसे बड़ी बात यह है कि जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है n is equals to 6 to n is equals to 1, तो इलेक्ट्रॉन्स के पास में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। केवल इलेक्ट्रॉन चाहे तो n is equals to 5th में जंप करके फिर फर्स्ट में जंप करे, चाहे वो 4th में जंप करके फिर फर्स्ट में जंप करे, चाहे तो इलेक्ट्रॉन n is equals to 3rd ऑर्बिट में जंप करके फिर n is equals to 1 में जंप करे कि एमिशन स्पेक्ट्रम की लाइंस हमें प्राप्त होंगी। इस क्वेश्चन में हमें ये निकालना है कि कितनी लाइंस मिल रही है, हमें स्पेक्ट्रम में कितनी लाइंस मिल रही है, वो हमें कैलकुलेट करना है। कैलकुलेशन के लिए हमारे पास एक इजी सा फॉर्मूला भी है, पर देखिए बच्चों, एक बार आप इस तरीके से समझ के देखिए, उसके बाद हमें फॉर्मूला से आसानी से निकाल भी सकते हैं। सबसे पहले जब हम बात करें, अगर इलेक्ट्रॉन है 6 ऑर्बिट में, 6 पोजीशन पे है, 6 ऑर्बिट में है, 6 to अगर जंप करे 5th में तो ये 1 स्पेक्ट्रल लाइन बन जाएगी। अगर वो 6 to जंप करे 4th में तो 2nd स्पेक्ट्रल लाइन बन जाएगी। तो 6 to 5th में जंप किया, फिर 6 to 4th में जंप किया, फिर 6 to 3rd में जंप किया, फिर 6 to 2nd में जंप किया, फिर 6 to 1 में जंप किया, फाइनली लास्ट में 6 to 1 में जंप किया है। इसी तरीके से जब इलेक्ट्रॉन 6 to 5th में आया है तो उसके बाद ये जो इलेक्ट्रॉन है 5th से कहाँ पे जंप कर सकता है, कितनी पॉसिबिलिटीज बनती है उसकी। तो सबसे पहले अगर 5th to 4th में जंप किया, फिर 5th to 3rd में जंप किया, फिर 5th to 2nd में जंप किया और लास्टली 5th to 1st में जंप किया है, तो ये है 5th ऑर्बिट से बनने वाली पॉसिबिलिटीज। उसके बाद अगर हम देखें कि 4th ऑर्बिट से कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, तो 4th ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन आता है तो वहां से अगर वो 3rd में जंप करे तो ये एक स्पेक्ट्रल लाइन और बन गई। 4th to 3rd, देन 4th to 2nd भी हो सकती है, 4th to 1st भी हो सकती है। उसी तरीके से 3rd ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, उसके बाद कितनी स्पेक्ट्रल लाइन बनने की पॉसिबिलिटीज हैं, तो 3rd to 2nd एंड 3rd to 1st। उसके बाद अगर 2nd में अगर इलेक्ट्रॉन है, 2nd ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसकी क्या पॉसिबिलिटी है? उसकी सिंगल पॉसिबिलिटी है कि वो 2nd से सीधा 1st में ही जंप करेगा, बीच में कुछ भी नहीं है उसके पास, तो उसको इलेक्ट्रॉन को सीधा 2nd से 1st में जंप करना पड़ेगा। ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं। तो इन पॉसिबिलिटीज को अगर हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15, ये सारी हो गई 15 पॉसिबिलिटीज, यानी 15 स्पेक्ट्रल लाइंस हो गई है। ये हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है 6th ऑर्बिट से 1st ऑर्बिट में जब जंप कर रहा है, ग्राउंड स्टेट में जंप कर रहा है, तो बनने वाली स्पेक्ट्रल लाइंस की जो काउंटिंग करनी है वो हमारे पास 15 आ रही है। अगर हम इसको इजी वे में फॉर्मूला से करना चाहें तो भी कर सकते हैं। ये देखिए, एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम के लिए नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का जो फॉर्मूला है वो है n इंटू n-1/2। यहाँ पे n क्या है? n जो है आपको दे रखा है n is equals to 6, यानी 6 ऑर्बिट से जो इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, जो इनिशियली स्टेट है, इनिशियली पोजीशन जो है इलेक्ट्रॉन की वो है n, तो n जो है n is equals to 6 है। इस वैल्यू में, इस फॉर्मूला में आपको वैल्यू पुट करनी है n is equals to 6, यानी 6 इंटू 6-1/2, 6 - 1 हो जाएगा 5, यानी 6 इंटू 5 डिवाइड बाई 2, 6 5 30 एंड 30/2 इज इक्वल्स टू 15। यहाँ से आ रहा है 15 स्पेक्ट्रल लाइंस।
15 स्पेक्ट्रल लाइंस बनेगी। कब बनेगी? जब इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है 6th नंबर ऑर्बिट से। देखिए हमने ये इजी वे में फॉर्मूला से निकाल लिया है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने ये डायग्राम ड्रॉ किया है। आई थिंक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। ओके, देन आते हैं हम सेकेंड नंबर क्वेश्चन में। सेकेंड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू आयनाइज अ हाइड्रोजन एटम इफ द इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइज n इज इक्वल टू 5 ऑर्बिट। ओके, n इज इक्वल टू 5th ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन है। ये देखिए, ये हाइड्रोजन का मैंने ये बनाया है डायग्राम हाइड्रोजन एटम का, जिसमें कि n इज इक्वल टू 5th यानी 1 2 3 4 5th। n इज इक्वल टू 5th ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, उसको यानी हमें हाइड्रोजन एटम को आयनाइज करना है। आयनाइज करने का मतलब हुआ कि हम उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं, फिर जो हाइड्रोजन एटम है वो H+ आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमें उस हाइड्रोजन एटम को आयनाइजेशन करने के लिए 5th नंबर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है। कहाँ रिमूव करना है? इन्फिनिटी पोजीशन पे रिमूव करना है, जहाँ पे उस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो 0 हो जाएगी। जितनी एनर्जी अभी है उस एनर्जी का हमें अगर 0 वैल्यू करनी है तो हमें कितनी एनर्जी इस पर लगानी पड़ेगी, हमें वो एनर्जी का कैलकुलेशन करना है। और क्या करना है? कंपेयर योर आंसर विथ द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन एटम। आयनाइजेशन एंथैल्पी यहाँ बात की जा रही है बच्चों, अच्छे से सुने। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है? जब कभी किसी एटम के ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जाता है तो जो एनर्जी लगती है वो आयनाइजेशन एंथैल्पी कहलाती है। तो हम यहाँ हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं, हमें कंपेयर करना है कि हाइड्रोजन एटम की जो एंथैल्पी है वो जो एनर्जी है उसके कंपेरेटिव ये एनर्जी कितनी है। हम जानते हैं बच्चों, देखिए यहाँ पे मैंने ये ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन बनाया है, ये हाइड्रोजन का एटम है, K-L-M-N जो है ऑर्बिट है, सारे ये शेल हैं। इन नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5th अभी हमारे पहले हमें पूछा है कि जब n इज इक्वल्स टू 5th है, 5th ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी है उसे कैलकुलेट करें और साथ में उसका कंपैरिजन करें। कब कंपैरिजन करना है? जब इलेक्ट्रॉन की पोजीशन नंबर 1 ऑर्बिट में हो, तब हमें उसके साथ कंपेयर करना है कि किस में एनर्जी ज़्यादा लग रही है। हम जानते हैं बच्चों, मैंने आपको पढ़ाया है, अगर आपको याद होगा, बिल्कुल याद होगा आपको, कि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास में होता है तो उसकी एनर्जी कम होती है। जो ऑर्बिट न्यूक्लियस के पास में होते हैं उनकी एनर्जी कम होती है। और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स की जो ऑर्बिट की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन्स की भी एनर्जी बढ़ती रहती है। यदि सबसे बाहर इलेक्ट्रॉन है, उसके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो हमें आउटर एनर्जी देने की ज़रूरत कम पड़ेगी। कम एनर्जी देने से ही, क्योंकि ऑलरेडी इस इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी है, तो हमें बाहर से थोड़ी ही एनर्जी देनी पड़ेगी जिससे ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। जबकि ग्राउंड स्टेट पे कोई पोजीशन पे अगर कोई इलेक्ट्रॉन बैठा है तो उसको रिमूव करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी उस इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी नहीं है, तो आउटर एनर्जी देने की ज़रूरत जो है उसे ज़्यादा पड़ेगी। बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान होगा, कम एनर्जी में आसान हो जाएगा। जबकि ग्राउंड स्टेट में अगर कोई ग्राउंड पोजीशन पे जो ऑर्बिट नंबर 1 में अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो उसे वहां से रिमूव करने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। ये मैंने आपको पहले भी बताया है। एनर्जी कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूला दिया है En इज इक्वल्स टू -RH इंटू Z² अपॉन n²। -RH क्या है? रिडबर्ग कांस्टेंट है जिसकी फिक्स वैल्यू होती है 2.1 इंटू 10⁻⁻18, ये इसकी फिक्स वैल्यू है। ये नेगेटिव में दे रखा है तो ये नेगेटिव में आ जाएगी। उसके बाद बात करें Z जो है एटॉमिक नंबर है, जो कि हाइड्रोजन एटम के लिए एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की संख्या है जो कि 1 है, सिंगल प्रोटॉन है हाइड्रोजन में। एन है नंबर ऑफ ऑर्बिट 1 2 3 4 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिस ऑर्बिट की बात की जा रही है। यहाँ हम कंपैरिजन करेंगे कि जब इलेक्ट्रॉन 5th नंबर ऑर्बिट से इन्फिनिटी पोजीशन पे जा रहा है तो एनर्जी में क्या डिफरेंस आ रहा है, और जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट से इन्फिनिटी पोजीशन पे जा रहा है तब एनर्जी में क्या डिफरेंस आ रहा है। हमें ये दोनों की कैलकुलेशन करनी है। तो सबसे पहले एनर्जी का डिफरेंस हमें निकालना है, तो उसके लिए डेल्टा E, ये क्या है? डिफरेंस ऑफ एनर्जी। कब? एनर्जी ऑफ फाइनल माइनस एनर्जी ऑफ इनिशियल। इनिशियली एनर्जी क्या होगी इलेक्ट्रॉन की? वो होगी जब इलेक्ट्रॉन 5th नंबर ऑर्बिट में प्रेजेंट होगा, तो ये इसकी इनिशियली पोजीशन है। फाइनली पोजीशन क्या होगी? जब इलेक्ट्रॉन जंप करके इन्फिनिटी पोजीशन पर आ जाएगा तो उसकी एनर्जी क्या होगी? ये इसकी फाइनल पोजीशन है। तो क्या हमें करना है? सबसे पहले फाइनल पोजीशन में से इनिशियली पोजीशन
की जो एनर्जी है उसको हम माइनस करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास इसका जो आ जाएगा डिफरेंस ऑफ एनर्जी आ जाएगी। तो डिफरेंस ऑफ एनर्जी जो डेल्टा ई है वो है इनिशियली फाइनली एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। तो उसे हमें कैलकुलेट करने के लिए यहाँ इन सारी वैल्यूज को पुट करना है। तो देखिए डेल्टा ई इज इक्वल्स टू, हमारे पास पहले फाइनली जो है, फाइनल जो पोजीशन के लिए, फाइनल पोजीशन यानी नंबर ऑफ ऑर्बिट की संख्या हम फाइनल इन्फिनिटी मान लें, तो हमें एन की जगह पर इन्फिनिटी पोजीशन है इसलिए इन्फिनिटी वैल्यू रखनी पड़ेगी यहाँ पर। तो देखिए आर एच की वैल्यू फिक्स है -2.18 इंटू 10 टू द पावर -18, जेड की वैल्यू फिक्स है 1 स्क्वायर, और उसके बाद n की जगह हमने रखा है n स्क्वायर का मान जो है इन्फिनिटी पोजीशन है इसलिए इन्फिनिटी स्क्वायर, माइनस किया है हमने इनिशियली पोजीशन को। इनिशियली पोजीशन क्या है, ये सेम डिजिट है लेकिन इनिशियली क्या है, वो 5th नंबर ऑर्बिट में प्रेजेंट है। इलेक्ट्रॉन 5th नंबर ऑर्बिट में प्रेजेंट है, तो हमें क्या करना है, ये रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू सेम -2.18 इंटू 10 टू द पावर -18 इंटू 1 स्क्वायर, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या 5 स्क्वायर, तो इसको 5 स्क्वायर यानी 25 हो जाएगा। और जब यहाँ देखिए जब किसी डिजिट में इन्फिनिटी का डिवाइड करते हैं, कोई भी डिजिट अगर इन्फिनिटी से डिवाइड होती है तो वो पूरी की पूरी 0 हो जाती है, हम जानते हैं ये। तो इस पूरी की पूरी डिजिट को, ये यहाँ से इस पूरी डिजिट जो है इसकी वैल्यू क्या आ रही है, ये 0 हो जाएगी। तो इसकी बात करें तो डेल्टा ई क्या हो जाएगा, डेल्टा ई हो जाएगा क्योंकि ये माइनस है और यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस में आ जाएगा 2.18 इंटू 10 टू द पावर -18 डिवाइड बाय 25। जब इसको कैलकुलेशन करेंगे 2.18 को डिवाइड करेंगे 25 से, तो इसकी वैल्यू आती है 0.0872 इंटू 10 टू द पावर 18 जूल। ये आयनाइजेशन एनर्जी है, कब है, जब इलेक्ट्रॉन 5th नंबर पोजीशन से इन्फिनिटी पोजीशन पे जा रहा है, तो ये इसकी आयनाइजेशन एनर्जी है, यानी इतनी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। देख रहे हैं बच्चों आप इसे, 0.0872 कितनी है ये, 0.0872 इंटू 10 टू द पावर -18 जूल। इसके बाद बात करें हम कि जब इलेक्ट्रॉन इनिशियली नंबर 1 पोजीशन पे हो, नंबर 1 ऑर्बिट में हो, तो वहां से इन्फिनिटी पोजीशन पे लाने पर इलेक्ट्रॉन में एनर्जी में क्या डिफरेंस आ रहा है। तो डेल्टा ई इज इक्वल्स टू, यहाँ देखिए डेल्टा ई इज इक्वल्स टू, यहाँ पे इन्फिनिटी पोजीशन पे जा रहा है, फाइनली डेल्टा ई का क्या है, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। तो फाइनल एनर्जी में से इनिशियल एनर्जी को माइनस करना है, तो फाइनल एनर्जी तो सेम ही है, तो -2.18 इंटू 10 टू द पावर -18 डिवाइड बाय इन्फिनिटी स्क्वायर, जिसकी की वैल्यू पूरी की पूरी क्या हो जाती है, 0। यहाँ पर भी वही है, 1 स्क्वायर क्या है, जो कि Z में, जो कि इलेक्ट्रॉन, जो कि प्रोटॉन्स की संख्या है, तो वो 1 है, तो इस पूरी की पूरी डिजिट की वैल्यू 0 है। उसके बाद बात करें, इसमें से माइनस करना है हमें, -2.18 इंटू 10 टू द पावर 18 डिवाइड बाय 1 स्क्वायर। यहाँ 1 स्क्वायर क्यों है, क्योंकि ऑर्बिट नंबर 1 से हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हैं, तो यहाँ 1 स्क्वायर है। यहाँ भी यही चीज़ होगी कि माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 2.18 इंटू 10 टू द पावर -18 जूल। ये 2.18 इंटू 10 टू द पावर -18 जूल आयनाइजेशन एंथैल्पी है, कब, जब इलेक्ट्रॉन नंबर 1 ऑर्बिट से रिमूव हो रहा है या इन्फिनिटी पोजीशन पे जा रहा है, या फिर एंथैल्पी का मतलब ही यही है कि जब इलेक्ट्रॉन को 1st नंबर ऑर्बिट से रिमूव किया जा रहा है, तो ये इसकी एंथैल्पी वैल्यू है। तो आप कंपैरिजन करके देख सकते हैं कि ये डिजिट कितनी छोटी आ रही है, जब हम 5th नंबर ऑर्बिट से रिमूव कर रहे हैं, तो 0.0872 इंटू 10 टू द पावर -18 जूल, 0.0872, और यहाँ पे 2.18, यानी हमें 1st नंबर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ रही है। कंपैरिजन कर सकते हैं हम दोनों का। तो इस तरीके से हमें ज्ञात हो रहा है, ये पता चल रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के ज़्यादा पास में होते हैं, या जिनके नंबर ऑफ ऑर्बिट जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ती जाती है, जो ऑर्बिट न्यूक्लियस के जितना पास होगा उसकी एनर्जी उतनी कम होगी। तो इस पार्ट में हमने 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस और लेके आते हैं, उन्हें सॉल्व करते हैं। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कि बोर मॉडल की लिमिटेशंस क्या थी, कहाँ कहाँ पे बोर मॉडल की कमियां आ रही है, वो हम पढ़ेंगे। तो मिलते हैं बच्चों पार्ट नंबर 19 में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।